हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों का जो पार्ट पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजी एंड उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग। ठीक है, तो हमारा ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे सी पार्ट। तो इसमें जो सी पार्ट्स है उसमें पहला जो पॉइंट हमारा है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। तो इसका मतलब यही होता है बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम सॉल्ट का एबनॉर्मल डिपोजिशन मतलब जमा होना। नॉर्मल कैल्शियम सिर्फ बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब किसी डिसीज़ या इंजरी या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम या हमारी मसल्स या ब्लड वेसल्स किडनी लंग्स या दूसरे सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं तो इस कंडीशन को कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये डिपोजिशन टिश्यू को हार्ड सख्त बना देता है और उस ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो कैल्सिफिकेशन मेनली दो टाइप की होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम डेड या डैमेज टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं, जबकि ब्लड कैल्शियम जो है ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है। इसका एक्सप्लेन ट्यूबरक्लोसिस डैमेज या फिर हार्ट वेसल्स और ओल्डेस्ट स्कार्स हैं। दूसरी टाइप्स मेटास्टैटिस कैल्सिफिकेशन होते हैं, जिसमें ब्लड कैल्शियम लेवल हाई या हाइपर कैल्सियमा होता है और कैल्शियम नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने लगते हैं। ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्रोनिक किडनी डिसीज और विटामिन डी एक्सेस की वजह से हो सकता है। पेशेंट में जो सिम्टम एफर्ट ऑर्गन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर किडनी अफेक्टेड है तो किडनी फंक्शन रिड्यूस हो सकते हैं और बॉडी वेसल्स में कैल्सिफिकेशन से ब्लड कैल्शियम कम हो सकता है और हार्ट वेसल्स में कैल्सिफिकेशन से हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड कैल्शियम लेवल और बायोप्सी की हेल्प की जाती है। अब हम बात करेंगे इसी में कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा ये भी हमारा एक मेलिग्नेटिक कैंसरस ट्यूमर होता है, जो क्या एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेटेड होते हैं। एपिथेलियल सेल बॉडी की आउटर सरफेस और इंटरनल ऑर्गन की इनर लाइनिंग बनाते हैं, जिससे स्किन या माउथ या लंग्स या स्टमक्स या इंटेस्टाइन और ब्रेस्ट जॉइंट जॉब इन सेल हैं। यह जो है ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती हैं, तब इसे कार्सिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा बॉडी का सबसे कॉमन कैंसर टाइप्स होता है। इसमें मेजर कॉजेस में स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल्स, वायरल इन्फेक्शंस जैसे HPV और जेनेटिक म्यूटेशन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस में शामिल होते हैं। तो कैल्सिनोमा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्क्यूमस सेल कैल्सिनोमा, जो स्किन और माउथ के स्क्यूमस एपिथेलियम सेल डेवलप होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा, जो ग्रेजुलर टिश्यू जैसे ब्रेस्ट या कोलन और स्टमक में डेवलप होते हैं। और बेसल सेल कार्सिनोमा, जो स्किन को स्लो ग्रो या कैंसर है। और
रियली सेपरेट करते हैं। पेशेंट को नॉन हीलिंग अल्सर, एबनॉर्मल लम्फ या ब्लीडिंग, वेट लॉस, परसिस्टेंस, कफ या पेन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन भी यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट डिसीज़ के स्टेज पर डिपेंड करता है और सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से लिया जाता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी डिसीज़ है केशिएशंस। इसमें क्या होता है, केशिएशन एक स्पेसिफिक टाइप की नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ है जिसमें डेड टिश्यू सॉफ्ट, वाइट और चीज़ लाइक पनीर जैसे अपीयरेंस लेता है। इसीलिए ये इसी केसेस नेक्रोसिस, इस केसेस को नेक्रोसिस भी कहते हैं। इसलिए केशिएसिस नेक्रोसिस भी कहा जाता है। ये सबसे कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस में देखा जाता है जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो इम्यून सिस्टम्स उस इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ग्रेनुलोमा बनाते हैं। ग्रेनुलोमा के सेंटर में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से टिश्यू डेड हो जाते हैं और उसका अपीयरेंस वाइट सॉफ्ट चीज़ जैसा हो जाता है। इसी प्रोसेस को केशिएशन कहते हैं। माइक्रोस्कोपी के नीचे इसमें डेड सेल माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और लाइसोम्स ग्लैंड सेल दिखाई देते हैं। केशिएशंस टीबी का एक इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स होता है और डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। ये कुछ फंगल इन्फेक्शंस में भी दिखाए जाते हैं सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेलुलर एडॉप्टेशंस। सेलुलर एडॉप्टेशन में क्या होता है, सेल एडॉप्टेशंस। तो सेलुलर एडॉप्टेशन का मतलब है सेल स्ट्रेस या इंजर्ड के रिस्पॉन्स में अपने साइज, नंबर या फंक्शन या स्ट्रक्चर्स को टेम्परेली चेंज कर देते हैं ताकि वो सीवियर कर सकते हैं। ये चेंजेस रिवर्सिबल्स होते हैं, यानी अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो सेल फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। जब बॉडी पर एक्स्ट्रा वर्कलोड, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या क्रोनिक इरिटेशन होता है तब सेल एडॉप्टेशन दिखती है। इसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं। हाइपोटेंशन में सेल साइज बड़ा हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन में हार्ट मसल्स इनलार्ज हो जाती हैं और हाइपोप्लेजिया में सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम्स ब्रेस्ट ग्लैंड सेल इंक्रीज होते हैं। एट्रोफी में क्या होता है, सेल और फंक्शन दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे लॉन्ग बेड रेस्ट के बाद हमारी मसल्स क्या होती हैं, मसल्स पतली हो जाती हैं। मेटाप्लेजिया में एक मैच्योर सेल टाइप दूसरे मैच्योर सेल टाइप से रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे स्मोकिंग में रिस्पायरेटरी कॉलुमल्स एपिथेलियम स्क्वेंस एपिथेलियम में चेंज हो जाते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा या लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहे तो एडॉप्टेशंस फेल हो सकता है और सेल इनरिवर्सिबल्स इंजरी या नेक्रोसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशंस रिस्पॉन्सेस है जो मंथ में या वीक में या ईयर
तक कंटिन्यूसली रह सकते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शंस और टिश्यू रिपेयर एक साथ चलता रहता है। ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, ये इन्फेक्शंस कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को डेवलप हो जाता है। जिसके कॉमन कॉज परसिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ऑटो इम्यून डिसीज, लॉन्ग टर्म एक्सप्लोर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस और फॉरेन बॉडी होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मेनली माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं। ये इन्फ्लामेशन सेल कॉन्टिन्यूसली केमिकल रिलीज करते हैं जो टिश्यू डैमेज भी कर सकते हैं और हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। इस वजह से फाइब्रोसिस डेवलप हो सकती है और आफ्टर ऑर्गन के फंक्शनल ग्रेजुअली रिड्यूस भी हो सकते हैं। पेशेंट में माइल्ड पेन, स्वेलिंग और वीकनेस, फीवर और ऑर्गन्स डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहे तो फाइब्रोसिस, ऑर्गन फेलियर और कुछ केसेस में कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है। फिर हम बात करेंगे सिरोसिस। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे लीवर की एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जिसमें रिपीटेड लीवर इंजरी की वजह से नॉर्मल लीवर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनकी जगह फाइब्रस स्केल टिश्यू और रीजेनरेटिव नूडल्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे लीवर की नॉर्मल अच्छी कल्चर्स कॉमनली डिस्टर्ब हो जाती है और लीवर अपनी नॉर्मल फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता है। सिरोसिस के मेजर कोज क्रोनिक अल्कोहल इंटेक या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ और ऑटोइम्यून लीवर डिसीज़ होते हैं। रिपीटेड इंजरी के बाद लीवर रिपेयर की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इंजरी होने पर फाइब्रोसिस डेवलप होते रहते हैं और फाइनली सिरोसिस बन जाता है। अगर पेशेंट में जॉइंटिस या फटीक या एबनॉर्मल स्वेलिंग, लेग स्वेलिंग या आई स्वेलिंग, आई ब्लीडिंग्स, ईयर ब्लीडिंग्स और वेट लॉस हो रहा है तो सीवियर केसेस में पोर्टल हाइपरटेंशन, एसोफेगस या वीरियस हेपेटाइटिस, इंसेफ्लोपैथोलॉजी और लीवर फेलियर डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम LFT करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रो स्कैन करवाएंगे, लीवर बायोप्सी की जांच करवाएंगे। एर्लियर स्टेज में अंडरलाइंग कॉसेस का ट्रीटमेंट हेल्पफुल होता है, जबकि एडवांटेजेस स्टेजेस में लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब बात हम करेंगे कंजेस्टेंस की। तो कंजेस्टेंस में क्या होता है, कंजेस्टेंस का मतलब होता है वीनस ब्लड का पैसिव एक्यूमुलेशन, जमा होना इस ड्यू टू इम्पेयर्ड वीनस डैमेज, मतलब वेन ब्लड को प्रॉपरली हार्ट तक वापस नहीं ले जा पाती है, जिसकी वजह से अफेक्टेड टिश्यू में ब्लड क्लॉट हो जाता है। कंजक्शंस एक्यूट या क्रोनिक दोनों हो सकते हैं। एक्यूट कंजक्शंस ये टेम्परेरी होता है, जबकि क्रोनिक कंजक्शंस लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने पर टिश्यू डैमेज और हाइपोक्सिया कॉज करता है। इसका सबसे कॉमन कॉज हार्ट फेलियर है। इसके अलावा वीनस ऑब्स्ट्रक्शंस और क्रोनिक लंग्स डिसीज़ भी कंजक्शंस का रीज़न बन सकता है। कंजक्शंस वाले टिश्यू का कलर
ब्लूइश रेड हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्वालिटी कम हो जाती है। पेशेंट में स्वेलिंग, पेन और साइकोनेसिस और ऑर्गन फंक्शन की रिडक्शन देखने को मिल सकती है। अगर लंग्स में कंजक्शन हो तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, और अगर लीवर में कंजक्शन हो तो लीवर इनलार्ज हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिस्ट की। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट भी हमारा एक क्लोज सी या कैविटी होती है जो यूजुअली एपिथेलियम से लिंक्ड होती है, और इसके अंदर फ्लूइड, सेमी सॉलिड मटेरियल या कभी कभी गैस प्रेजेंट हो जाती है। सिस्ट बॉडी के ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकती है। सिस्ट का फॉर्मेशन डक्ट ब्लॉकेज, इन्फेक्शंस या कंजक्शन, डिफ़िकल्ट इंजरी या ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। कॉमन सिंपल में सीबैक्शियस सिस्ट या ओवरिकन सिस्ट या रीनल सिस्ट और टर्मिनल सिस्ट शामिल होते हैं। इसमें स्मॉल सिस्ट यूजली पेनलेस होते हैं और रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान डिटेक्ट होते हैं, लेकिन अगर सिस्ट बड़ी हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है तो पेन, स्वेलिंग और नियर बाय ऑर्गन्स पर प्रेशर प्रोड्यूस कर सकती है। डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशंस, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और कभी कभी बायोप्सी की जाती है। ट्रीटमेंट में सिस्ट के साइज और सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि छोटी हार्मलेस सिस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि इन्फेक्टेड या लार्ज सिस्ट को मेडिसिन, स्पेशलाइजेशन या सर्जरी रिमूव से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें डी में क्या होता है? डीजेनरेशन। अब इसमें बात करेंगे डीजेनरेशन की। तो डीजेनरेशन का मतलब है सेल या टिश्यू के स्ट्रक्चर्स, बनावट या फंक्शन काम में धीरे धीरे डीजेनरेशन करीब या कमजोरी आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक रिवर्सिबल या कभी कभी इनरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं जो हमारी इंजरी, फंक्शन या टिश्यू न्यूट्रलाइजेशंस डिफिशिएंसी या अगेंस्ट की वजह से डेवलप होती है। तो डीजेनरेशंस में क्या होता है? हमारे जो सेल्स होती हैं ये तुरंत डेड नहीं होती, लेकिन उसके नॉर्मल वर्किंग ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। अगर इस केस को अर्लियर स्टेज में रिमूव कर दिया जाए तो कुछ टाइप की डिग्रेडेशंस रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इंजरी कॉन्टिन्यूसली रहे तो डीजनरेशन अगर चल रही है तो नेक्रोसिस मतलब डेड सेल या अपोजिट टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। बॉडी में डीजनरेशंस के कई फॉर्म होते हैं, जैसे फैटी डीजनरेशंस तो फैट एक्यूमुलेशन इन सेल, हाइड्रोपिक डीजनरेशन वेट एक्यूमुलेशंस, हाइलिन डीजनरेशन तो म्यूकस डीजनरेशन, तो फैटी डीजनरेशन लेवल में अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशंस या डायबिटीज़ के अलावा वजह से कॉमनली देखी जाती है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं। किडनी और हार्ट में भी डीजनरेशन डेवलप हो सकता है, जिससे ऑर्गन की फंक्शन ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है। पेशेंट के सिम्टम्स अफेक्टेड ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अगर लीवर अफेक्टेड है तो फटीग, वीकनेस और जॉइंटिस डेवलप हो सकती है। अगर हार्ट अफेक्टेड है तो
पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है। और डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट, इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई और बॉडी बायोप्सी की हेल्प की जाती है। ट्रीटमेंट में एम अंडरलाइन कॉज को रिमूव करना और ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करना होता है। अब इसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, एबनॉर्मल मेचुरेशन और एबनॉर्मल अरेंजमेंट। इस कंडीशन में सेल अपनी एबनॉर्मल साइज और शेप और ऑर्गेनाइजेशंस लॉस कर देते हैं। डिस्प्लेसिया को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन माना जाता है, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये फ्यूचर में कॉज एपिसीलियर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं कि डिस्प्लेसिया खुद कैंसर नहीं होता है। नॉर्मली सेल एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैच्योर होती है और टिश्यू का आर्किट्यूड मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होता है, डिस्प्लेसिया में सेल डिवीज़न अनकंट्रोल्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। सेल का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और शेप जो होता है इरेगुलर हो जाती है और मिटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये चेंजेस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। डिस्प्लेसिया कॉमनली सर्विक्स या सर्वाइकल्स डिस्प्लेसिया, ओरल एक्टिविटी स्पेशली टोबैको और यूरिया या रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक और स्किन में देखी जाती है। इसका कॉमन कॉज क्रोनिक इरिटेशन, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, कॉन्स्टिपेशन, HPV इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में होता है। डिस्प्लेसिया को सीवियरिटी के बेस पर माइल्ड डिस्प्लेसिया या मॉडरेट डिस्प्लेसिया या सीवियर डिस्प्लेसिया में क्लासिफाई किया जाता है। तो सीवियर डिस्प्लेसिया अगर हमारा अनट्रीटेड रहे तो कार्सिनोमा इन सूट और उसके बेस्ड इन्वर्सस कार्सिनोमा डेवलप हो सकती है। डायग्नोसिस बायोप्सी से होता है और ट्रीटमेंट में एबनॉर्मल टिश्यू को रिमूव करते हैं। ये रेगुलर फॉलो अप करना इंक्लूड होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें डिस्ट्रॉफी की, जिसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट डेड या डैमेज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं, जबकि ब्लड कैल्शियम लेवल या उसके कम्प्लीटली नॉर्मल रहते हैं। ये कैल्सिफिकेशन का सबसे कॉमन टाइप्स है और इसका रिलेशंस ब्लड कैल्शियम इंक्रीज होने से नहीं होता बल्कि टिश्यू इंजरी से होते हैं। जब किसी टिश्यू में क्या होते हैं, सीवियर इंजरी या नेक्रोसिस हो जाती है तो डैमेज सेल कैल्शियम को बाइंड करने लगते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट वह डिपॉजिट होने लगते हैं और टिश्यू हार्ड बन जाती हैं। यह प्रोसेस बॉडी के एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होती है जो डैमेज टिश्यू को और उसके ट्रिगल बना देती है। ठीक, ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस, लिसोस, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक या प्लेग या डैमेज हार्ट वेसल्स, ओल्ड स्किन और डेड पैरालाइटिक में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो टीबी में लंग्स के ग्रेनुलोमा के सेंटर में डेड टिश्यू होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह रेन्यूमेटिक्स हार्ट डिसीज़ में डैमेज हार्ट वेसल्स भी कैल्सिफाई हो जाते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन्स को
की फंक्शन अगर जो ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है, अगर हार्ड वैल्यू कैल्सिफाई हो जाए तो वैल्यू प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं होता और डायग्नोसिस एक्सरे, सीटी स्कैन और बायोप्सी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी में कैल्शियम डिपॉजिट क्लियरली दिखाई देती है। डिस्पेनिया की बात करें, डिस्पोनिया में का मतलब है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी या अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग, ठीक है, का सब्जेक्टिव फीलिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ, एक का इन्हांस, ये खुद एक ऐसी डिसीज़ नहीं होती बल्कि एक सिम्टम्स हैं जो रिस्पायरेटरी या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में डेवलप होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारी पेशेंट को लगता है कि उससे इनफ एयर नहीं मिल रही है, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है। डिस्प्लिनिया में माइल्ड एक्सरसाइज के टाइम भी हो सकती है। ये सीवियर केसेस में रेस्ट के टाइम भी प्रेजेंट रहती है। डिस्प्लिनिया के कॉमन कॉज अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, एनीमिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पल्मोनरी एम्फोलियम होते हैं। हार्ट फेलियर्स में लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। अस्थमा में एयरवे नैरो हो जाती है और पेशेंट स्नीजिंग के साथ डिस्पनिया एक्सपीरियंस करता है। और सिम्टम्स में देखें तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, रैपिड ब्रीथिंग, स्नीजिंग्स और फटीग्स और शामिल हो सकते हैं। डिस्प्लेनिया के इस फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी, ब्लड टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और पल्स एग्जामिनेशंस की जाती है और ट्रीटमेंट डायरेक्टली कॉज पर डिपेंड करता है, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी या ब्रोंकोस्टाइल एंटीबायोटिक्स। ये हार्ट फेलियर के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें डिस्प्लेजिया ऑफ एपिथेलियम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।